नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। रिपोर्टर मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है ओम प्रकाश राजभर ने, और दोनों के बीच क्या बात हुई है इसको लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर दोनों के बीच ये मुलाकात हुई है। थोड़ी देर में ओम प्रकाश राजभर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस दौरान क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें वो सामने रखते हैं, इस मुलाकात के बारे में क्या कुछ वो रखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात की है सीएम योगी आदित्यनाथ से, और दोनों के बीच ये जो मुलाकात हुई है इस दौरान क्या बात हुई है ये बड़ा सवाल है। और थोड़ी देर में ओम प्रकाश राजभर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। संभावना है कि इस दौरान वो मुलाकात से जुड़ी हुई तमाम बड़ी बातें सामने रख सकते हैं। तो 5 कालिदास मार्ग यानी कि मुख्यमंत्री आवास पर दोनों के बीच मुलाकात हुई है, और खास ये मुलाकात रही है सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच। तो देखिए इस मुलाकात का क्या मतलब है, क्या मायने हैं, क्यों ये मुलाकात हुई है, क्या बात हुई है, ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। और देखिए थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना है ओम प्रकाश राजभर को, और इस दौरान वो बात सामने रख सकते हैं कि आखिर मुलाकात क्यों की गई, क्या इसके पीछे की बड़ी वजह थी, किस उद्देश्य से ये मुलाकात हुई है, और इस दौरान क्या चर्चा रही दोनों के बीच, इसको लेकर वो कई बातें सामने रख सकते हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल ये खास खबर और बड़ी आपको बता दें, जहां ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। तो देखिए इस मुलाकात के कई बड़े मायने, जहां सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर किस तरीके से समाजवादी पार्टी पर तीखे तंज कसते हुए नजर आते हैं, और इसी बीच वो सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करते हैं। और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं, हमारा संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या जानकारी? देखिए मुलाकात हो गई है, क्या बात हुई है, इसकी संभावना पता लग सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में? हेलो जी अश्विनी, आपकी आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल मिल रही जी। जी देखिए किस तरीके से मुलाकात हुई है सुबह सपा के अध्यक्ष और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच, और अब थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, क्या मुलाकात की खास वजह रही होगी, क्या अनुमान? बिल्कुल जो जानकारी हो रही है उसके अनुसार जो ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, तो राजभर समाज है उसको एसटी कैटेगरी में लाने को लेकर के ये मुलाकात हुई कि उसको एसटी कैटेगरी में लाया जाए, जिससे उसका डेवलपमेंट हो पाए। साथ ही साथ तमाम राज्य हैं, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड, यहाँ पर ये जो जाति आती है वो एसटी कैटेगरी में आती है। निश्चित तौर पर इसी को लेकर मुलाकात हुई। साथ ही साथ कहीं ना कहीं राजभर हैं अपने लिए नई जगह तलाश रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं कोई किसी बड़ी पार्टी का सहारा मिल जाए, और भारतीय जनता पार्टी इसमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी पार्टी है, तो कहीं ना कहीं 2024 में जब लोकसभा चुनाव हो तो 1-2 सीट उनके हिस्से में भी आ जाए, इसको लेकर के भी संभवतः मुलाकात हो सकती है। हालांकि अभी ज्यादा स्पष्ट जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसके माध्यम से पूरी बातें डिटेल में ज्यादा बताएंगे जी। बिल्कुल अश्विनी, कितनी देर तक ये मुलाकात हुई है दोनों के बीच? लगभग 40 मिनट की मुलाकात रही थी, जिसमें ओपी राजभर रहे थे, साथ ही साथ उनके बेटे थे वो भी रहे थे। कहीं ना कहीं जो अभी हाल ही में निकाय चुनाव भी होने, तो ऐसे में निकाय चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती हुई हो, जिसमें हिस्सेदारी कहीं ना कहीं अगर बेहतर हिस्सेदारी ओम प्रकाश राजभर को मिलती है तो संभवतः ऐसी पूरी संभावना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं जी। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम जानकारी के लिए। और लखनऊ से अगली खबर, जहां महिला विधायकों के नाम सीएम योगी आदित्यनाथ का पत्र, जहां सीएम योगी ने महिला विधायकों को पत्र लिखा है। 22 सितंबर को यूपी विधानसभा एक बड़ा इतिहास रचेगी, जहां पहली बार महिला विधायकों के लिए विशेष सत्र है। विधानसभा की 47 और विधान परिषद की 6 महिला सदस्य अपना विषय रखेंगी। सभी महिला विधायक और विधान परिषद की महिला सदस्यों को पत्र भेजा गया है। यूपी सरकार की तरफ से मिशन शक्ति को लेकर किए गए कार्यों को रखा जाएगा इस दौरान। तो देखिए ऐसा पहली बार हो रहा है जहां सत्र के दौरान महिला विधायकों के लिए खास एक दिन निर्धारित किया गया है, जिस दिन वो अपनी बात सदन में रख सकती हैं। और इस दौरान आपको बता दें, मिशन शक्ति को लेकर किए गए कार्यों को भी रखा जाएगा। 22 सितंबर वो तारीख होगी जब एक नया इतिहास होगा कि सदन में सिर्फ महिला विधायकों के नाम एक खास सत्र रखा जाएगा, जिसमें महिला विधायक अपनी बात और अपने बड़े मुद्दे पटल पर रखेंगी।
तो देखिए, सभी महिला विधायकों और विधान परिषद की महिला सदस्यों को पत्र भेजा है खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और 23 तक देखिए सत्र चलेगा, लेकिन 22 सितंबर को महिला विधायकों के लिए खास सत्र रहेगा। विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन, जहां सुबह 11 बजे से शुरू होगा विधानसभा की कार्रवाई। जहां मानसून सत्र का तीसरे दिन हंगामेदार रहने के आसार हैं। कल विपक्ष ने स्वास्थ्य के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की थी। 23 सितंबर तक चलना है ये विधानसभा का मानसून सत्र। और इस दौरान कल देखिए किस तरीके से स्वास्थ्य के खासतौर से मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ वर्सेस नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव नजर आए थे। और आज भी हंगामेदार होने के आसार हैं। आज तीसरा दिन है, 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। अब लखनऊ से एक और महत्वपूर्ण खबर, जहां कुशीनगर एमएलए मनीष जायसवाल ने एप्लीकेशन दी। विधानसभा में नियम 301 के तहत ये एप्लीकेशन दी है। सीएमओ कुशीनगर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है उन्होंने। नियम 301 के तहत एप्लीकेशन देकर कार्रवाई की मांग भी की है। तो देखिए, विधानसभा में नियम 301 के तहत ये एप्लीकेशन दी है। सीएमओ कुशीनगर पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया गया है। और साथ ही साथ इस पत्र एप्लीकेशन के जरिए कार्रवाई की मांग की गई है। नियम 301 का हवाला देते हुए ये एप्लीकेशन दी है कुशीनगर एमएलए मनीष जायसवाल ने। लखनऊ से अगली खबर, जहां सीमा विस्तार के बाद एलडीए बनेगा एलएमडीए। जहां बाराबंकी से उन्नाव तक किया जाएगा सीमा विस्तार। सीमा विस्तार में करीब 1104 राजस्व गांव होंगे हिस्सा। तो वहीं बाराबंकी में 384, लखनऊ उन्नाव के 394 नर गांव होंगे। तो वहीं गांव में शहरी क्षेत्र की तरह कराया जाएगा विकास। एलएमडीए में 2990 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल होगा शामिल। तो वहीं विस्तार के बाद एलएमडीए में 50.40 लाख की आबादी। तो वहीं पेयजल और जल निकासी जैसी सुविधाएं बेहतर की जाएंगी। इस दौरान एलएमडीए में शामिल गांव में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। तो वहीं गांव की जमीन पर भूमाफिया प्लॉटिंग नहीं कर पाएंगे। तो एलएमडीए में 2990 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल होगा। विस्तार के बाद एलएमडीए में 50.40 लाख की आबादी होगी। पेयजल और जल निकासी जैसी सुविधाएं भी बेहतर मिलेंगी। और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, देखिए, आने वाले समय में एलडीए का जिस तरीके से विस्तार हो रहा है, बड़ी सुविधाएं मिलेंगी। हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो आदित्यनाथ ने पहले भी राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने की घोषणा कर रखी है। उसी के बीच में एलडीए भी आता है, क्योंकि एलडीए राजधानी लखनऊ का विकास प्राधिकरण है, जिसको राजधानी लखनऊ विकास प्राधिकरण के साथ अब उसका नाम जब सीमा विस्तार होगा, जिसकी अगर हम पूरे एरिया की बात करें तो करीब 2990 वर्ग किलोमीटर का हो जाएगा। जिसके बाद इस पूरे, अगर हम इलाके को देखें तो करीब 50 लाख की आबादी को ये कवर करेगा। और एक कोशिश भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से है कि इन सारी चीजों को बेहतर कर बिल्कुल उन्नाव और बाराबंकी जिले के भी कई गांव शामिल होंगे और उनका विकास भी राजधानी लखनऊ की तर्ज पर किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा निर्णय, जिसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ महानगर विकास प्राधिकरण हो जाएगा, उसका नाम भी परिवर्तित होगा। तो इन सारी चीजों को लेकर शासन स्तर पर जो प्रस्ताव गया है, कहीं न कहीं उस पर मंथन चल रहा है और बहुत ज्यादा ही जल्द ही इस योजना पर आगे के लिए जो कार्य योजना है उस पर काम शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल। और देखिए, कहीं ना कहीं ये बड़ा उदाहरण जो है अन्य डेवलपमेंट अथॉरिटीज के सामने पेश करेगा। बहुत शुक्रिया इसके आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। लखनऊ से अगली खबर, जहां चुनाव आचार संहिता उल्लंघन पर रीता बहुगुणा के खिलाफ मुकदमे में बहस पूरी हुई है। 26 सितंबर को एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगी अपना फैसला। 2012 में कांग्रेस प्रत्याशी रहते रीता बहुगुणा जोशी पर दर्ज हुआ था ये मामला। प्रचार के समय खत्म होने के बाद भी प्रचार का उन पर आरोप था। 26 सितंबर को एमपी एमएलए कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। 2012 में आपको बता दें, कांग्रेस की प्रत्याशी रही रीता बहुगुणा जोशी पर यह खास मामला दर्ज हुआ था, जिसमें यह था आरोप उन पर कि प्रचार का समय खत्म होने के बावजूद भी उन्होंने प्रचार किया था।
तो चुनाव आचार संहिता उल्लंघन पर रीता बहुगुणा के खिलाफ मुकदमे में बहस पूरी हो गई है और अब 26 सितंबर को एमपी एमएलए कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा कि कोर्ट उन्हें दोषी मानता है या नहीं, इस आरोप को सत्य मानता है। सबूतों के आधार पर और जिस तरीके से बहस हुई है, दलीलें दी गई हैं, उसके बाद कोर्ट अपना फैसला 26 सितंबर को सुनाएगा। गजवातुल हिंद के संदिग्ध आतंकियों की जमानत अर्जी खारिज हुई है, जहां मुनीर उद्दीन, मिन्हाज, शकील, मुस्तकीम, मोहम्मद, मोईद की अर्जी खारिज हुई है। 28 सितंबर को आरोपियों पर तय होने हैं आरोप। अलकायदा के इशारे पर यूपी में सीरियल ब्लास्ट की तैयारी में थे आतंकी। यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया। तो देखिए 28 सितंबर को आरोपियों पर तय होने हैं आरोप और ऐसे में अलकायदा के इशारे पर यूपी में सीरियल ब्लास्ट के तैयारी में थे ये आतंकी, लेकिन इनकी नापाक साजिश नाकाम कर दी गई। यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर इन्हें पहले ही जेल भेज दिया और अब देखिए गजवातुल हिंद के संदिग्ध आतंकियों की जमानत अर्जी खारिज हो गई है और अब इन पर आरोप तय किए जाएंगे। लखनऊ से अगली खबर, जहां रेप पीड़िता का वीडियो वायरल हुआ है। सोशल मीडिया पर उसने न्याय की गुहार लगाई है। रेप पीड़िता का आरोप कि मेडिकल रिपोर्ट गायब हुई। सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों पर बदसलूकी का आरोप लगाया गया है। थाना विभूति खंड में 3 दिन पहले मुकदमा लिखा गया था। हजरतगंज पुलिस की गिरफ्त से आरोपी दूर है। हजरतगंज के झलकारी बाई अस्पताल में भर्ती है रेप पीड़िता। तो देखिए बड़े आरोप रेप पीड़िता ने लगाए हैं और साथ ही साथ इंसाफ की गुहार भी सरकार से लगाई है। उसका आरोप है कि उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी वो गायब की गई हैं और डॉक्टरों पर बदसलूकी करने का भी आरोप रेप पीड़िता ने लगाया है और अब ऐसे में वो न्याय की गुहार कर रही है पुलिस से। हजरतगंज के झलकारी बाई अस्पताल में रेप पीड़िता भर्ती है फिलहाल। मैं एक पीड़िता हूँ। विभूति खंड थाने में मेरी FIR दर्ज की गई है। मेरा रेप हुआ है। संदीप यादव ने मेरा रेप किया है और थाने से मुझे मेडिकल के लिए भेजा गया है। 3 दिन से मैं यहाँ एडमिट हूँ। ना ही मुझे वीटनेस का ग्लूकोज चढ़ाया गया, ना ही मुझे कोई मेडिसिन दी गई है। गंदगी में मैं जब से आई हूँ तब से गंदगी में बैठी हुई हूँ और यहाँ डॉक्टर इतनी बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ कि कुछ कहने को नहीं। जब आज डिस्चार्ज का समय आया तो वो बता रहे हैं कि आपकी रिपोर्टें सारी गायब हो गई हैं, अब जाके फिर से रिपोर्टें लेके आइए। आधी रिपोर्टें आपकी कहाँ हैं? बताइए हम क्या करें। हमारा बच्चा बहुत परेशान है। आज 3 दिन से मुझे मिलने के लिए रो रहा है। उसका फीवर भी आ गया है। बताइए हम क्या करें। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले की जमानत खारिज हो गई है। आरोपी राजस्थान निवासी युवक सरफराज की जमानत अर्जी खारिज हुई है। 2 अगस्त 2022 को थाना सुशांत गोल्फ सिटी थाने में मामला दर्ज हुआ था। यूपी 112 के व्हाट्सएप नंबर पर आरोपी ने धमकी दी थी सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की। और देखिए इस पूरे मामले में आरोपी की जमानत खारिज कर दी गई है। तो यूपी 112 के व्हाट्सएप नंबर पर आरोपी ने धमकी दी थी और ये आरोपी इस वक्त गिरफ्त में है और इसकी जमानत खारिज कर दी गई है। यूपी पीडब्ल्यूडी विभाग में फिर तबादले हुए हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग में 2 अधिशासी अभियंता के तबादले किए गए हैं। विशाल पांडे निर्माण खंड 3 पीडब्ल्यूडी को आजमगढ़ भेजा गया है, तो वहीं कृष्णवीर सिंह प्रांतीय खंड पीडब्ल्यूडी विभाग को संभल भेज दिया गया है। तो 2 अधिशासी अभियंता के तबादले पीडब्ल्यूडी विभाग में हुए हैं। विशाल पांडे निर्माण खंड 3 पीडब्ल्यूडी को आजमगढ़ भेजा गया है। इसी के साथ कृष्णवीर सिंह को प्रांतीय खंड पीडब्ल्यूडी विभाग संभल भेज दिया गया है। तो देखिए जहां एक तरफ पीडब्ल्यूडी विभाग में तबादलों पर बड़ी गड़बड़ियां सामने आई थी और उसके बाद 2 अधिशासी अभियंताओं के तबादले किए गए हैं, जिसमें से एक है विशाल पांडे जो कि निर्माण खंड 3 पीडब्ल्यूडी को आजमगढ़ भेजा गया है, तो वहीं दूसरे हैं कृष्णवीर सिंह। और अब खबर संभल से है, जहां शफीकुर रहमान बर्क का बीजेपी पर निशाना सामने आया। जहां बच्चा चोरी की घटनाएं सरकार की नाकामी है, ये बर्क साहब का कहना है। सरकार को सिर्फ 2024 में जीतने की फिक्र है। बीजेपी का नफरत का नारा ही उनको ले डूबेगा।
2024 में बीजेपी के सत्ता में वापसी नहीं होगी, शफीकुर रहमान बर्क ने यह बयान दिया है। इस तरह की मारपीट की जाती है, उसके वो बेच रहे हैं, ले जा रहे हैं, तो जिसका बच्चा है उसको कितनी तकलीफ और परेशानी होगी। तो बहरहाल ये मुल्क की हमारी गवर्नमेंट जो इस वक्त मौजूदा है बीजेपी की, इसकी नाकामी का सबूत है। क्यों ऐसी बातें हो रही हैं, क्यों मॉब लिंचिंग होता है, क्यों ये होता है, ये जो है इस तरह की मारपीट की वो जाती जो है, बच्चों के साथ वो लड़कियों के साथ जो गलत घटनाएं होती हैं। घटनाएं होती हैं, ये क्यों होती है? ये गवर्नमेंट की नाकामी है, गवर्नमेंट का इंतज़ाम ठीक नहीं है, गवर्नमेंट की तवज्जो मुल्क के निज़ाम की तरफ नहीं है, मुल्क के सुधार की तरफ नहीं है, मुल्क की तरक्की की तरफ नहीं है, बल्कि उन्हें फिक्र 24 की है कि किसी सूरत से हम जीत के फिर आ जाए। उसके और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं इसी खबर पर। हमारे संवाददाता मुजम्मिल दानिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुजम्मिल, क्या जानकारी, देखिए किस तरीके से शफीकुर रहमान बर्क का ये जो बयान सामने आया है उसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी को सिर्फ 2024 की चिंता है और किस तरीके से घटनाएं बढ़ रही है इस ओर बीजेपी का कोई ध्यान नहीं है। इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से भी सामने आई है? मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरह से संभल सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का बयान आ रहा है, अभी फिलहाल एक बयान दिया है कि चोरी की वारदातें जो लगातार हो रही है वो मूव लिंचिंग पूरी तरह से दिखाई दे रही है। उसके अलावा जो भी आने वाले 2024 में इंशाल्लाह सरकार हमारी बनेगी। अब देखना ये कि किस तरह से लगातार जो बयानबाजी डॉक्टर बर्क की आती है या जिस तरह से सवालिया निशान सरकार को घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस बीच नुपुर शर्मा और जिंदल की बात भी की है कि उन पर कार्रवाई नहीं की गई है, सिर्फ खाना पूरी करती है। अब देखना यह कि इसकी पलटवार में भारतीय जनता पार्टी जो एक बयानबाजी के बाद आती है और जो सरकार की व्यवस्थाएं सरकार के काम को लेकर लगातार डॉक्टर बर्क को घेरते नजर आ रहे हैं। अब फिलहाल क्योंकि जिस तरह से बात चाहे वो यहाँ के मदरसों की बात की जाए, चाहे जिस तरह से जो जांच की जाए, तो कहीं ना कहीं हर एक सरकार के सवालिया निशान पर हमेशा डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क सामने रहते हैं। बिल्कुल, और देखिए इस बार भी उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दे दी है कि 2024 में बीजेपी वापस नहीं आएगी सत्ता में, क्योंकि लगातार इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल आपका। नोएडा के तत्कालीन विधि अधिकारी वीरेंद्र सिंह नागर निलंबित हुए हैं, जहां मंत्री नंद गोपाल नंदी ने वीरेंद्र सिंह नागर को निलंबित किया है। विधि अधिकारी की लापरवाही से नोएडा प्राधिकरण को घाटा हुआ। 7.26 करोड़ की वित्तीय घाटा होने पर कार्रवाई हुई। शासन के संज्ञान में मामला आने पर कार्रवाई की गई। वर्ष 2016 में नोएडा विकास प्राधिकरण में तैनात रहे थे वीरेंद्र सिंह नागर। वीरेंद्र सिंह नागर इस समय यूपीसीडा कानपुर से संबंध रखते हैं। तो देखिए, शासन के संज्ञान में मामला आने पर कार्रवाई की गई है। मंत्री नंद गोपाल नंदी ने ये कार्रवाई की है। वर्ष 2016 में नोएडा विकास प्राधिकरण में तैनात थे वीरेंद्र सिंह नागर और इस समय यूपीसीडा कानपुर से उनका संबंध था। दिल्ली से अगली खबर, जहां एसीबी की कस्टडी आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के सीने में दर्द हुआ, जहां हिंदू राव हॉस्पिटल में अमानतुल्लाह खान का ईसीजी कराया गया है। हिंदू राव हॉस्पिटल से अमानतुल्लाह खान को चेकअप के लिए एम्स भेजा गया। दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाला मामले में एसीबी कस्टडी में है अमानतुल्लाह खान। गुरुवार को खत्म हो रही है अमानतुल्लाह खान की कस्टडी। और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या जानकारी मिल रही है? अमानतुल्लाह साहब की तबीयत खराब बताई जा रही है और इसके लिए उन्हें एम्स भी रेफर किया गया है, वहां से डॉक्टर्स की तरफ से क्या कहा जा रहा है? देखिए, अगर हम बात करें तो वक्फ बोर्ड में नियुक्ति में कथित घोटाले के मामले में गिरफ्तार किए गए विधायक अमानतुल्लाह खान को कहीं न कहीं जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, उनके हृदय में समस्या है, इसको लेकर लगातार डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। ऐसे में एसीबी की कस्टडी में जब अमानतुल्लाह खान थे, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि उनके सीने में दर्द उठा है। इसके बाद उन्होंने उनके अधिकारियों ने हिंदू राव अस्पताल में ईसीजी कराया। इसके बाद ईसीजी में कुछ गड़बड़ी निकलकर सामने आई। इसके बाद एसीबी के अधिकारी उन्हें एम्स लेकर गए और वहां पे अमानतुल्लाह का
चेकअप कराया गया, क्योंकि बात करें तो उनकी अब पुलिस कस्टडी भी खत्म हो रही है। ऐसे में अमानतुल्लाह खान से जिस तरीके से पूछताछ चल रही है, निश्चित तौर पे अमानतुल्लाह खान से जिस तरीके से एसीबी लगातार पूछताछ कर रही है, ऐसे में अगर हम बात करें तो लगातार उनके स्वास्थ्य में भी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कल मतलब कि आज माफ करिएगा, आज उनकी जो कस्टडी है वो खत्म हो रही है। बिल्कुल, और देखिए इसी के चलते उनकी तबीयत जो है नाजुक भी बनी हुई है, उसको लेकर भी लगातार खास नजर रखी जा रही है डॉक्टर्स की तरफ से। चलिए, बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम अपडेट के लिए। नोएडा अथॉरिटी के भ्रष्टाचार ने छीन ली 4 जिंदगियां। जहां नोएडा अथॉरिटी के भ्रष्टाचार की दीवार गिरने की वजह से 4 की मौत हुई थी। नोएडा अथॉरिटी द्वारा बनाई गई दीवार भरभरा कर गिरी थी। जहां नोएडा अथॉरिटी और ठेकेदार की साठगांठ की पोल खुली। इसी पूरी घटना से घटिया निर्माण के चलते अचानक दीवार गिर गई थी। नोएडा अथॉरिटी में विकास कार्यों में घपलेबाजी, नोएडा अथॉरिटी में भ्रष्टाचार का नाला बह रहा है। और देखिए, इस वजह से 4 जिंदगियां चली गई। आगे इस तरीके की घटनाएं ना हो, इसको लेकर पहले से ही खास सावधानी बरतने की जरूरत है। नोएडा अथॉरिटी को भी और ठेकेदार के साथ मिली भगत से कहीं ना कहीं ये घटना जो है हुई है। देखिए दीवार किस तरीके से गिरी, हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। घटनास्थल पर फिर डीएम पहुंचे, मौके पर रेस्क्यू किया गया, लोगों को जो घायल हुए थे उनको बाहर निकाला गया। और देखिए पूरा ये जो घटनाक्रम था किस तरीके से वो इन 4 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस पूरे हादसे की वजह से 4 जिंदगियां चली गई। वहीं मृतक मजदूरों के परिजनों ने मुआवजे की मांग की है और साथ ही साथ अथॉरिटी की कारगुजारी एक बार फिर से सामने आई है। जहां मृतक के परिजनों से कागज गुपचुप कागजों से हस्ताक्षर करा रही है। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों के मामले पर अनदेखी भी कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले में अभी भी लापरवाही बरती जा रही है। जहां मृतक मजदूर अब जो है मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अथॉरिटी की कारगुजारी एक बार फिर से सामने आई है। जहां मृतक के परिजनों से गुपचुप कागजों पर हस्ताक्षर करा रही थी। मृतक मजदूरों के परिजन मुआवजे की अब मांग कर रहे हैं। और देखिए न्यूज़ 1 इंडिया के ये बड़े सवाल, जहां जब ड्रेनेज की सफाई हो रही थी तो क्या जेसीबी खड़ी थी? क्या दीवार ढहने से मरे मजदूरों को बचाया जा सकता था मौके पर तत्परता दिखाते हुए? या फिर क्या मौके पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं मौजूद थे? और अगर मौके पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं थे तो उनको निलंबित क्यों नहीं किया गया? अब तक इस लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों को निलंबित नहीं किया गया? आखिर में इस मौत का गुनहगार कौन है और इस मौत की जिम्मेदारी किसकी है? और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।